नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल श्योरान का। सरल मनोविज्ञान की यह क्लास संख्या 4 है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा जो अक्टूबर 2022 में हुई, जिसमें विभिन्न विषयों में मनोविज्ञान के जो सवाल पूछे गए उनको हम यूनिट वाइज अरेंज करके आपके लिए ला रहे हैं। मनोविज्ञान को सरल बनाने की दिशा में नन्हे नन्हे कदम बढ़ा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। इससे पहले 3 कक्षाएं अपलोड हो चुकी हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका मतलब हमें पूछा है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे। सवाल क्या पूछा है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक। सही जवाब है लेव वाइगोत्स्की आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? इसका मतलब है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की 3 तो विशेषताएं हैं, लेकिन इन 3 में से एक ऐसा है जो बाकी 3 की तुलना में विपरीत है, ओपोजिट है। तो इसका मतलब है आपको ये देखना है कि 3 बातें तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की और इंडिकेशन करती होंगी, और एक बात ऐसी है जो ये बताएगी कि यार ये तत्व यदि है, ये विशेषता है, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। सामग्रिक संतुलन अर्थात इमोशनल बैलेंस किसी में है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा। सामाजिक रूप से अनुकूल नहीं है अर्थात सोशली एडेप्टेबल है, जिस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार वो उस सोशल जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग परिस्थितियों को एडेप्ट कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है। ये भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। आशावादी दृष्टिकोण है अर्थात उसे ये लगता है कि वर्तमान परिस्थितियां जैसी भी हों लेकिन भविष्य और बेहतर होगा। जैसे आप विद्यार्थी, हो सकता है कि किसी परीक्षा में आपका परिणाम प्रतिकूल आया हो, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं आया, अनुकूल नहीं आया, लेकिन यदि आप में आशावादी है, आप ऑप्टिमिस्ट आउटलुक है आपका, अर्थात यदि आपका आशावादी दृष्टिकोण है तो आप जूझेंगे, लड़ेंगे और अपनी ओर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यह भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। लेकिन अधीरता जो है, इम्पेशेंस अर्थात आप में धैर्य का अभाव है, आप अधीर हैं, तो ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता में शामिल नहीं है। देखिए ये टॉपिक जो है ये अवधारणात्मक टॉपिक है। इससे पहले वाला जो सवाल था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाला, लेव वाइगोत्स्की वाला, हमने उसकी व्याख्या नहीं की, क्योंकि सरल मनोविज्ञान की ये जो कक्षाएं 10-12 कक्षा होने के बाद जितनी भी होंगी 15, उसके बाद हम कुछ टॉपिक को आपके लिए सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो तथ्यात्मक कुछ चीजें सवालों की व्याख्या में नहीं आ रही है उनको हम वहां अलग देखेंगे, तब हम लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को पूरा पढ़ेंगे। तो इसलिए, और जो चीजें अभी कॉन्सेप्चुअली अवधारणात्मक समझने वाली है उनको आपको अभी समझना चाहिए, जिससे एक बेस बने आपका बाकी चीजों को समझने में। संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। इमोशनली इंटेलिजेंस आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। यूनिट 1 का 5वां पॉइंट यही है, संवेगात्मक बुद्धि। और सामाजिक रूप से आप संवेगात्मक बुद्धि आप में है तो वो संवेगात्मक बुद्धि किस प्रकार से शिक्षण और अधिगम में सहायक है। अब घटक पूछे हैं, संवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण है, सांवेगिक एकीकरण है, सांवेगिक समझ है, लेकिन भावनात्मक असंतुलन। अब यहां आप देखिए कि जब आपसे पूछा गया कि घटक नहीं है, इसका मतलब है 3 तो आपके घटक हैं
लेकिन एक ऐसा है जो घटक नहीं है। इसका मतलब है इन तीन बातों में तो साम्यता है, समरूपता है, लेकिन चौथी बात इन तीन की तुलना में ऑपोजिट हो सकती है, विपरीत हो सकती है, अलग हो सकती है। तो यही इसका जो है आंसर होगा। भावनात्मक असंतुलन जो है वो सांवेगिक बुद्धि अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस का घटक नहीं है। मैकडूगल के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग का गलत संयोजन है? ये तो है मूल प्रवृत्तियां और ये है संवेग। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 मूल संवेग हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि मुझे जो सबसे बेहतर मूल प्रवृत्ति लगती है वो है जिज्ञासा, और जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित जो संवेग है वो मैंने आपको बताया था आश्चर्य। और देखिए यही दे रखा है, यही आंसर होगा। जिज्ञासा का करुणा नहीं होगा, जिज्ञासा का क्या होगा? आश्चर्य। अर्थात जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग है आश्चर्य। पलायन का मतलब भय। जब आप किसी चीज से आपको पलायन करना है तो भय संवेग के रूप में होगा। युयुत्सा अर्थात लड़ने की इच्छा है। क्रोध, निवृत्ति अर्थात किसी चीज से दूर भागना है तो आप उससे घृणा करेंगे। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। अब ये जो आंसर है इसका शैक्षिक मनोविज्ञान, ये बेसिकली आपके पाठ्यक्रम में ही है, बाकी जो है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। सीधा सवाल पूछा गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान किस प्रकार से है। सॉरी, तो इसका आंसर शैक्षिक मनोविज्ञान होगा। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण यह मानता है कि लोग सक्रिय रूप से अपना ज्ञान संरचित करते हैं और यह वास्तविक शिक्षार्थी के अनुभवों से निर्धारित होता है? रचनावाद। स्पष्ट है कि रचनावाद क्या होता है। बताया गया है कि लोग सक्रिय रूप से अपना ज्ञान संरचित करते हैं और यह वास्तविकता शिक्षार्थी के अनुभव से निर्धारित होती है। रचनावाद। कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम नहीं है, मूल नियम नहीं है? थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मूल नियम बताए हैं, जिसमें से एक है तत्परता का नियम, एक है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव व परिणाम का नियम। ये थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक या मूल नियम माने जाते हैं। और जो गौण नियम हैं वो 5 नियम हैं, जिसमें से 3 आपको विकल्पों में दिए गए हैं। मानव विकास कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करता है, कौन सा सही नहीं है? मानव विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिस आधार पर मानव विकास होता है, और ये क्वेश्चन रिपीट है। देखिए तीसरा विकल्प, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। गलत। विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास वातावरण एवं आनुवांशिकता के मध्य अंतःक्रिया का उत्पाद है। सही बात है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न पक्ष अंतः संबंधित होते हैं, अर्थात इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित। ये भी सही है। और जो तीसरा विकल्प है वो गलत इसलिए है क्योंकि विकास जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जबकि विकल्प में विशिष्ट से सामान्य लिख रखा है, जो गलत है। एक ये संडे को आप विद्यार्थियों के लिए क्लास अपलोड हो गई है, सारथी क्लास 2 16 अप्रैल रविवार को, और इसका टॉपिक था परीक्षा का पाठ्यक्रम।
आपकी सफलता का कंपास। आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो इसे देखिए। पाठ्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी में, यह बताने का प्रयास किया गया है। कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? इसका मतलब है 3 तो आते हैं, 1 नहीं आता। सीखने की प्रकृति आता है साहब शिक्षा मनोविज्ञान में। नेचर ऑफ लर्निंग, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि और विकास, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में शामिल हैं। व्यक्तिक भेद अर्थात हर व्यक्ति एक दूसरे से कई आयामों में अलग है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। लेकिन जो मानसिक रोग है यह शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ये जो है ना इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, व्यक्तिगत भेद हैं। आप देख रहे होंगे कि आपका कोई मित्र साथी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो गया, हो सकता है आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं, आप आगे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति की क्षमताएं, समझने का उसका स्तर, विषय वस्तु को देखने का दृष्टिकोण ये बहुत अलग होता है। लेकिन हम जो दुखी रहते हैं उसका मूल कारण ये है कि आप किसी दूसरे को देखकर अपनी तुलना उससे करते हो और फिर दुखी होते हो। चाहे वो सफलता का मामला हो, शादी विवाह का मामला हो, घर बनाने का मामला हो, जीवन का कोई भी आयाम हो, जब आप स्वयं की तुलना किसी दूसरे से करते हैं और दूसरे की तुलना में खुद को कमतर आंकते हैं, तब वहां पर आपको दुख होना स्वाभाविक है। आप ये नहीं देखते कि करोड़ों लोगों की तुलना में आपका जीवन स्तर उच्च है, लेकिन आपको जो ऊंचे वाले हैं वो दिखाई देते हैं। एक कहावत भी है कि यदि आपको संतुष्ट होना हो तो अपने से नीचे वालों को देखिए जो आपसे पिछड़े हुए हैं किसी मामले में, और जब आपको आगे बढ़ना हो, जब आपके खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना हो, तो आपको अपने से ऊंचे वालों को देखना चाहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो ये स्वीकार कीजिए कि वैयक्तिक भेद हैं। आपको ये शिक्षा मनोविज्ञान समझा रहा है, बता रहा है कि हर व्यक्ति में अपनी क्षमताएं, अपनी खूबियां, अपनी खामियां हैं, और कहते हैं ना जैसे मति वैसी गति, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी स्पीड है। आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, अपने आप को बेहतर कीजिए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। बजाय इस बात को लेकर तनाव लेना कि अमुक नौकरी लग गया, मैं अभी तक नहीं लगा, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? इसका मतलब है 3 विकल्प जो दे रखे हैं वो निर्मितवादी शिक्षण अर्थात कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग के घटक हैं, एक नहीं है। विद्यार्थी का अधिगम स्वामित्व, सही बात है साहब। सामाजिक बातचीत वार्ता, सही है। जटिल अधिगम वातावरण, यह भी सही है। जबकि पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति, यह निर्मितवादी शिक्षण का घटक नहीं है। पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेख है निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत। कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है? यदि आप इस सवाल को ही थोड़ा सजगता और थोड़ी गंभीरता से इसको यदि समझें तो जवाब आ जाएगा। यहां पूछा है मानसिक रूप से कोई बालक अस्वस्थ है, उसका भौतिक लक्षण, भौतिक जो भी होगा वह दिखाई देगा। वृद्धि जो है वह भौतिक होती है। वृद्धि क्या होती है? भौतिक, और इसीलिए वृद्धि दिखाई देती है। विकास भौतिक नहीं होता तो इसलिए वह दिखाई नहीं देता। अब इसमें से देखना है कि दिखाई कौन सा दे रहा है। घृणा, आप घृणा किसी से मन ही मन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप जब बोलोगे
तभी आप किसी से घृणा करते हो, इसका मतलब ये भौतिक नहीं है। आप किसी से मन ही मन हीन भावना रख सकते हैं कि यार वो इतना बड़ा क्यों, मैं इतना छोटा क्यों, वगैरह वगैरह, इसका मतलब ये भी मानसिक है। आक्रामकता, यहां देखिए अग्रेशन, अग्रेशन भी जो है वह मानसिक भी हो सकता है, और अग्रेशन को जब आप अभिव्यक्त करोगे तो वो भौतिक रूप में दिखाई भी दे सकता है कि आप किसी को पीट रहे हो, गुस्सा हो रहे हो। लेकिन जो नाखून चबाना है यह हमेशा भौतिक होगा। नाखून कोई बालक चबा रहा है, इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक है, और ये मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है। सवाल, अब ये दो विकल्प तो है ना, शुरू में ही विलोपन तकनीक के तहत आपको अलग कर देने चाहिए। अब ये दो बचे, इसमें से आक्रामकता मानसिक भी हो सकती है, आक्रामकता की अभिव्यक्ति गुस्से के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से भी हो सकती है। लेकिन नाखून चबाना ये हमेशा भौतिक ही होगा। बच्चे का अंगुलियां होगी, दांतों के बीच में वो अपनी अंगुलियों को ले जाएगा, नाखून को चबाएगा, तो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है। कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? आपके पाठ्यक्रम का यूनिट 1 और यूनिट 1 का दूसरा पॉइंट, किशोरावस्था के दौरान किशोर का सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक जो प्रमुख विशेषताएं हैं और शिक्षण अधिगम में उसके निहितार्थ। तो इसका मतलब है सामाजिक विकास आपके पाठ्यक्रम में किशोर का स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। सामाजिक विकास बच्चे के अपने सामाजिक परिवेश के साथ निरंतर संपर्क का शुद्ध परिणाम है। बहुत मानक बात लिखी गई है, स्टैंडर्ड बात लिखी गई है सामाजिक विकास के संदर्भ में। अब भविष्य में इस कथन को आधार बनाकर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सामाजिक विकास चरित्र के सामाजिक गुणों को सीखने और प्राप्त करने में मदद करता है। चरित्र के बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें सामाजिक विकास से संबंधित भी चारित्रिक गुण होते हैं। उनको सीखने में सामाजिक महत्वपूर्ण है विकास योगदान। सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है, यह साफ गलत है। सामाजिक विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब तक हमने 4 वीडियो में ये 2-3 बातें समझी हैं। एक तो विकास जीवन भर चलता है, अधिगम भी जीवन भर चलता है, और सामाजिक विकास जो है वह भी जीवन भर चलता है। हाँ, उसके लिए आपको समाज के साथ कनेक्ट होने की जरूरत होती है। सामाजिक विकास बच्चे को अपने सामाजिक परिवेश में खुद को समायोजित करने और सामाजिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जो सामाजिक विकास होता है, बच्चा सबसे पहले अपने समाज में जाए, उससे संबंध विकसित करे और परिवेश के अनुकूल खुद को समायोजित करे, एडजस्ट करे वो जिस समाज में है, तो वो सामाजिक विकास की भूमिका है। लेकिन सामाजिक विकास किशोरावस्था अर्थात एडोलसेंस के साथ समाप्त नहीं होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप देख रहे हैं, ये वो सवाल हैं जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में अक्टूबर 2022 में अलग अलग विषयों में पूछे गए, और आप देख पा रहे हैं कि कितने आधारभूत सवाल पूछे गए हैं जो पाठ्यक्रम के किसी बिंदु पर एकदम से केंद्रित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, सही बात है। यह व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है, सही है। यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, सही है। यह असंगठित है, डिसऑर्गेनाइज्ड, गलत। क्योंकि जो वैज्ञानिक विधि होती है वो व्यवस्थित होगी, और जो व्यवस्थित होगा ना, इसको समझिए कि जो वैज्ञानिक है वो व्यवस्थित होगा,
और जो व्यवस्थित है वह ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि केवल 4 जो है नहीं है, ये नहीं है 4 नंबर वाला, डी नहीं है ये वाला, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान साफ लिखा है वह ऑर्गेनाइज्ड होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, वह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है तो व्यवस्थित होगा, और जो व्यवस्थित होगा वो संगठित अर्थात ऑर्गेनाइज्ड होगा। और पहला क्या है? यह सकारात्मक विज्ञान है। इसका मतलब है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ऊपर के 3 कथन तो सही हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान असंगठित नहीं होता। विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सीधा सवाल तथ्यात्मक रूप से सरल सवाल की श्रेणी में आता है एरिक एरिक्सन। भविष्य में हम एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। पहले हम एक भूमिका बना रहे हैं, एक नींव बना रहे हैं जिससे कि मनोविज्ञान कुछ हद तक आपके लिए सरल हो। निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है, अर्थात निर्मितवाद जिस प्रकार से अधिगम करवाएंगे तो वो कक्षा को मैनेज्ड करेंगे। कौन सा इसमें नहीं होगा? छात्रों को समूह में कार्य करने का अभिनव और प्रशिक्षण प्रदान करना, सही बात है साहब, मिलकर विद्यार्थी काम करेंगे। छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए स्पष्ट एवं विशिष्ट कार्य दिए जाने चाहिए, क्योंकि निर्मितवाद में शिक्षक एक सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है। अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने चाहिए, नहीं साहब। अध्यापक को निर्मितवाद अधिगम पद्धति में सब विद्यार्थियों को अवसर देने चाहिए। अध्यापक को छात्रों के कार्य को पूर्ण करने का समय भी निर्धारित करना चाहिए कि एक फिक्स समय में वो अपने कार्य को संपादित कर सकें। तीसरा विकल्प नहीं है। कौन भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है? अब आप देख रहे हैं बहुत सारे सवाल नहीं को आधार बनाकर बनाए गए हैं। इसका मतलब है आपको सवाल को बड़ी ही एकाग्रता, सजगता और धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद सवाल को समझने के बाद फिर उत्तर की ओर गमन करना चाहिए, उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए। 3 व्यक्ति बहुत बड़े हैं भावात्मक बुद्धि में, जॉन मेयर, पीटर सेलोवे, डेनियल गोलमैन, जबकि हेनरी रिचर्ड जो हैं वो भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास, अर्थात भावात्मक बुद्धि की संकल्पना का विकास किया गया, उसे डेवलप किया गया, उसमें हेनरी रिचर्ड की भूमिका नहीं है। बाकी 3 मेयर, सेलोवे और डेनियल गोलमैन की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है? लेव वाइगोत्स्की का यह मानना है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है। कौन सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेख है किशोरावस्था के दौरान व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत और किशोर के लिए शिक्षण अधिगम में उनका निहितार्थ। यहां पूछा है संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है, तो कूट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत में शामिल है। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी जिसको कहते हैं, गेस्टाल्टवादियों से जो संबंधित है वो भी इससे संबंधित है। टोलमैन जो हैं, उस टोलमैन का चिन्ह सिद्धांत जो है वह भी संज्ञानात्मक सिद्धांत है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है? 3 विकल्प देता हूं, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर।
बताएं कमेंट के माध्यम से। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्रीय सिद्धांत से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मानसिक स्वास्थ्य है, जब आप शिक्षा मनोविज्ञान में जो आपका पाठ्यक्रम भी है उसमें आपके पाठ्यक्रम का जो चौथा पॉइंट है वो यही है, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन की अवधारणा, समायोजन की युक्तियां। ये प्रमुख रूप से अधिगमकर्ता अर्थात लर्नर, एक विद्यार्थी, शिक्षार्थी, इससे संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य। एक ये EORO की जो परीक्षा होनी है 14 मई को, उससे संबंधित ये एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अमृत मिशन को हमने तथ्यों के साथ आपके समक्ष उपलब्ध किया है और ये क्लास जो है 5वीं कक्षा आपको गुरुवार को मिलेगी। तारीख है 20 अप्रैल शाम को 5 बजे। हम इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं कि सरल मनोविज्ञान की कक्षाएं आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अर्थात 2, 4 और 6 इनको शाम को 5 बजे इसी YouTube चैनल पर मिले। आपको हमारे द्वारा किए गए ये प्रयास मनोविज्ञान को सरल बनाने की दिशा में किए गए ये नन्हे प्रयास कैसे लग रहे हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।